हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है बेटों वाली विधवा और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की थी। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था, कल 13 है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे। घी के टीन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई हैं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मीन मेख न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरते। यह कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टीन ही घी काफ़ी है। इस हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी।
इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? यह लड़का तो इस डिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार से उसने काफ़ी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ने पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद न करूँगी, तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था, और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का भी ध्यान उसे न आया। पर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं, कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, दिन रात भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर जाता है, उसमें भी महीने में 15 नागाओं से कम नहीं। वह तो कहीं साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब तक कब का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चली है गृहस्थी चलाने। भद होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है? अच्छा, बहू तिजोरी खोल रही है। वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास अवश्य है, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं, तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। यह मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बड़ी बहू के पास कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न किया जाएगा। कौन सी चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है, यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए, रुपये कैसे दिए जाएंगे? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है रुपये ला कर दे दो, रुपये लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान, स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली आई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला दूंगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बैठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बैठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह यह बला सर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सट कर बैठे हुए हैं,
कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई, लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ़ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में भी इतनी रात गए बर्फ़ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुध न आई। सुध कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ़ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे क्यों जा रहे हैं? क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया। वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी वह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहियाँ निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया, फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आँखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानी पर बिगड़ रही थी। देवरानियाँ सारा दोष कुमुद के सिर डालती थीं। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह पर कालिख लगी या नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घर की मर्जाद बनाने में ख़राब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने भी ना आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप सुनता रहा। आखिरकार झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप करो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? तभी से भूलें होती हैं। आदमी पछताकर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जगह साई और कैसी नक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है। चीनी में चींटे और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चुईयाँ निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी हुई चुईयाँ खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला,
क्या पुराने ज़माने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह जो धर्मात्मा लोग पत्तल से उठ गए हैं, इनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चुहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें। अपना सा मुंह लेकर चली गई। आखिरकार 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ दत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत होगी। मैं अपने हिस्से में से एक भी पाई नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र के लिए कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निभा नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष मुरारीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वह इतने स्वार्थांध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? यह अपने रुपए दे रहे हैं, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं है, सरकार से वजीफ़ा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफ़ा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में 4-5 हज़ार लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाए फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया। सकुचाता हुआ बोला,
हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपयों की ज़रूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफ़े उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं, मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो जैसा आप उचित समझें, मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊँ, पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे, MA BA न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई ज़रूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा,